एपिसोड की शुरुआत में हमें वेस्टर्न किन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि दूल्हे को लेके आओ भाई, ये हमारे प्रिंसेस के लिए बहुत ज्यादा शुभ मौका है। जिसके बाद हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर प्लस दूल्हे को देखते हैं, जिसको दो लोगों के साथ सहारे पे टांग के लाया जा रहा था, जो कि एक नौकर है। ऊपर से इसका नाम चू टियानसू है और साथ ही में शादी की सभी रस्में एक एक करके पूरी की जा रही थी। चू टियान को होश आ चुका था और वो अपने मन के अंदर सोचता है, वाओ मेरी शादी होने वाली है। लेकिन कुछ ही दिन पहले तो मेरा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मैं ब्रेकअप के बाद शादी के सपने देख रहा हूँ। शायद मेरे पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही चिंतित होंगे या फिर मैं कुछ ज्यादा ही हॉर्नी फील कर रहा हूँ। जिसके बाद लोग कहते हैं कि दुल्हन को दूल्हे के सामने लेके आया जाए। जिसके बाद हम लोग वेस्ट किन की प्रिंसेस जी रूजिन को देखते हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोचता है, वाओ मेरी वाइफ तो खूबसूरत है, कम से कम चलो मुझे बदसूरत बीवी नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही पल उसके सपनों का गला घोट दिया जाता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि चलो अब दोनों को कब्र में डाल दो और दफना दो। जिसके बाद हमें रसगुल्ला खाने भी तो चलना है। जिसपे सू टियान चिल्लाते हुए उठता है और कहता है कि मैं कोई मुर्दा थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे दफना दोगे। तो फिर वो सभी लोग डर जाते हैं और टियान को नीचे ही फेंक देते हैं और चिल्लाते हुए भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया, ये तो ज़ॉम्बी है ज़ॉम्बी। टियानसू जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरता है तब उसे यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा है, वो असलियत में ही इस दुनिया के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसे दर्द फील हुआ था। वो इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सर के अंदर जोरों का दर्द होने लगता है। जिसके बाद ओरिजिनल बॉडी के ओनर की मेमोरीज टियानसू को दी जाती हैं। मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो जिस बॉडी के अंदर है उसका नाम चू टियानसू है, जो कि चू यानहांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। और उसके फादर जुआन वो आर्मी के जनरल हुआ करते थे, जो कि वेस्टर्न किन के स्टेट की आर्मी थी। उसकी मदर वो पहले ही गुजर गई थी जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था। और बातों से ये पता चलता है कि उसकी मदर जनरल चुआनसू की रखेल हुआ करती थी, लेकिन उसको फैमिली के अंदर रख लिया गया क्योंकि उसकी स्टेप मदर मुरोंग ने उसे वापस ले आई थी। पता नहीं किस वजह से, ये एक सीक्रेट है। और उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक थी, उसे बिल्कुल भी सफर करना नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि घर के जितने भी सर्वेंट है वो सभी उसका ख्याल रखा करते थे और वो काफी ज्यादा मजे में अपनी जिंदगी जिया करता था। लेकिन मार्शल आर्ट के मामले में उसकी जिंदगी थोड़ी सी खराब थी, वो थोड़ा सा पीछे रह गया था और ना ही उसके पास अच्छी फिजिक थी और ना ही टैलेंट। इसीलिए उसकी स्टेप मदर मुरोंग ने भी उसे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने नहीं दी। इन सभी वजहों की वजह से उसे गिव अप करना पड़ा। जिसके बाद वो इवेंचुअली अपना सारा दिन दारू पीने और लड़कियों के साथ टाइम पास करने में बिताता था। और वो इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि हर तरफ लोगों को बुली किया करता था जो उसे कमजोर दिखाई देते थे। और उसके इन्हीं सब कारनामों की वजह से उसे सेकंड जनरेशन का सबसे वाहियात लड़का कहा गया। लेकिन इसके बावजूद वो लंबा नहीं जी पाया, किसी अनजान डिसीज की वजह से उसकी मौत हो गई। खैर इन लोगों के चेहरे देख के मुझे तो नहीं लगता कि इसकी मौत अनजान डिसीज से हुई थी। खैर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे आते हैं, जिसको हम लोग अब से टियानसू ही बुलाएंगे। और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साला मैं इस अजीब सी बॉडी के अंदर कैसे टेलीपोर्ट हो गया, और ऊपर से मैं कोई अनजान डिसीज से थोड़ी ना मरा था, ये सब पक्का उस स्टेप मदर का ही खेल होगा। उसने पक्का कोपचे के अंदर अपने स्टेप सन को मीठी खीर खिलाई होगी, तभी तो वो मारा गया। और इस मानवा का प्लॉट इतना ज्यादा खराब है कि कोई भी डायरेक्टर इसके ऊपर ड्रामा नहीं बनाएगा। खैर वो इन सभी चीजों के बारे में कंप्लेन कर ही रहा था कि उसी टाइम पे वो नीचे गिर जाता है और उसे पता चलता है कि ये बॉडी हद से ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला है। अगले सीन में हम उन दोनों सर्वेंट को देखते हैं जिन्होंने अभी तक टियानसू को पकड़ के रखा था। वो दोनों भागते हुए कैपिटल के अंदर जाती हैं और एम्प्रेस और साथ ही में टियानसू के स्टेप मदर मुरोंग को बताने लगती हैं कि टियानसू दोबारा जिंदा हो चुका है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। मुरोंग उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो दोनों महारानी के प्रेजेंट में ये सब कुछ कैसी बकवास कर सकती हैं। जिसके बाद हम लोग महारानी को देखते हैं, जो कि वेस्टर्न किन की महारानी है और इनका नाम साओ मोयान है। जिसपे वो दोनों बताती हैं कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, टियानसू को सच में होश आ चुका है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। इसीलिए मुरोंग अपनी भतीजी मुरोंग जुए को सिचुएशन चेक करने के लिए भेजती है और चुपके से उसके कानों के अंदर कहती है कि वो इस बात को पक्का कर ले कि टियानसू जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो मर जाना चाहिए। जिसपे मुरोंग जुए कहती है ठीक है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टियानसू अभी भी जमीन पे पड़ा हुआ था और तभी वहाँ पे मुरोंग आती है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। टियानसू जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये मदद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई है और वो समझ आता है कि उसके एफ लगने वाले हैं। मुरोंग टियानसू से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है और तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्या मैं तुम्हारी कोई चिंता कर सकती हूँ। इसके बाद वो टियानसू के हाथों को पकड़ती है और उसे दबाना शुरू कर देती है और साथ ही में अपनी की को भी उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने लगती है। टियानसू चिल्लाते हुए कहता है सिस्टम बाहर आ, नहीं तो तेरा मालिक
मालिक मारा जाएगा और हम लोग देखते हैं कि की वजह से टियान्सो की हालत खराब होने लगती है और उसकी आंख, नाक, मुंह हर जगह से खून आने लगता है। और ये जो की थी ये असल में हवा की तरह थी जो कि टियान्सो के दिमाग के अंदर जा रही थी, इसीलिए हर जगह से खून बह रहा था। उसी टाइम पे सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि होस्ट की जान खतरे में थी और टियान्सो को ड्रीम स्क्रैप्चर सिस्टम मिला था, जिसके बाद जितने भी की अभी तक टियान्सो के दिमाग के अंदर जा रही थी वो सिस्टम के अंदर चली जाती है और सिस्टम उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और टियान्सो को नोब गिफ्ट पैक देता है जो कि होता है एक्सरे विजन स्किल और साथ ही में गाचा पिल। वह पे टियान्सो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पिल मेरे किस काम की आएगी और ऊपर से मेरे पास एबिलिटी क्या है। जिसके बाद टियान्सो अचानक से अपने एक्सरे विजन का यूज करता है तो फिर उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मोरोंगजुए की हड्डियों, वेन्स यानी कि नसें, यहाँ तक कि मेरिडियंस भी और कुछ ऐसी जगह भी जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता है। और साथ ही में टियान्सो को यह भी पता चल जाता है कि जो ऑरा उसकी बॉडी से निकल रहा है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मार्शल आर्ट्स के मामले में ये बहुत ज्यादा यूनिक टाइप का ऑरा होता है। वहीं पे मोरोंगजुए इस बात से हैरान हो जाती है कि टियान्सो अभी तक मरा नहीं, इसीलिए वो जल्दी से टियान्सो को पकड़ती है और अपने ऊपर ही गिरा लेती है। टियान्सो को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करने की सोच रही है। वहीं पे टियान्सो के हाथ गलत जगह पे थे। इसके बाद मोरोंगजुए चिल्लाते हुए कहती है कि कोई तो बचा लो और उसी टाइम पे सभी लोग वहाँ पे भागते हुए आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि मोरोंगजुए चिल्ला चिल्ला के रो रही है और वो उन लोगों को रोते हुए बताती है कि टियान्सो ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की है और ऊपर से हमारे पुराने ओनर की जो हरकतें थे वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस थी, इसीलिए उन लोगों को यकीन हो जाता है कि टियान्सो ने पक्का कोशिश की होगी मोरोंगजुए के साथ गंदा काम करने की। वहीं पे मोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि रॉयल पैलेस के अंदर ऐसी चीज करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे रॉयल पैलेस की इज्जत भी डूब सकती है। वहीं पे टियान्सो असली बॉडी के ओनर को गालियां दे रहा था क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से अब वो यहाँ पे सच बोलने की भी कोशिश करेगा तो फिर कोई भी उसका कहना नहीं मानेगा, इसीलिए वो अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि उसे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी जिंदगी को बचा सके। उसी टाइम पे मोरोंग आगे बढ़ती है जो कि मोयान के सामने झुक जाती है और उससे कहती है कि उसके स्टेप सन ने जो यहाँ पे कांड किया है वो उसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा है, इसीलिए मोयान उसे जो भी सजा देना चाहती है वो दे सकती है और वो बिल्कुल भी बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। तो फिर होना क्या था, मोयान ऑर्डर दे देती है कि टियान्सो को एग्जीक्यूट कर दिया जाए और उसके गर्दन को अलग करके बाहर लटका दिया जाए। वहीं पे टियान्सो अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करता है और सिस्टम से कहता है कि लकी ड्रॉ का इस्तेमाल करो, मैं अभी भी जीना चाहता हूँ। इसके बाद सिस्टम लकी ड्रॉ का इस्तेमाल करता है और उसे एक यूनिक टाइप की स्किल देता है जो कि उसके किसी काम की नहीं थी। दरअसल जो स्किल टियान्सो को मिली थी वो लाइफ एंड डेथ रिवल्सर एक्यूपंक्चर टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करके वो किसी मर रहे हुए बंदे को दोबारा जिंदा कर सकता है। जिसके बाद टियान्सो चिल्लाते हुए कहता है कि इस टाइम पे भी मुझे एक ऐसी स्किल मिली है जिसका इस्तेमाल करके मैं टेबल के पर्ले को चेंज नहीं कर सकता हूँ। खैर उसी टाइम पे उसकी नजर प्रिंसेस रोजिन के ऊपर पड़ती है जो कि अभी तक मरी नहीं थी क्योंकि इसकी की अभी तक चल रही थी लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और जल्द ही वो मारी जा सकती थी। इसलिए टियान चिल्लाते हुए आगे से मोयान से कहता है कि वो प्रिंसेस रोजिन को बचा सकता है अगर उसे छोड़ दिया जाए। मोयान टियान्सो से पूछती है क्या वो सच में प्रिंसेस को बचा सकता है, जिसपे टियान्सो आगे से कहता है कि वो बिल्कुल प्रिंसेस को बचा सकता है क्योंकि उसके पास एक खास लेजेंडरी एक्यूपंक्चर टेक्निक है जो उसने एशियन स्क्रैप्चर से पढ़ी है, इसीलिए वो बेशक प्रिंसेस को बचा सकता है। उसी टाइम पे डॉक्टर ली आगे बढ़ते हैं जो कि कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है और प्रिंसेस पहले ही मर चुकी है, इसलिए उसकी बॉडी को जिंदा कर पाना नामुमकिन है। जिसके बाद वो सभी लोग टियान्सो के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो प्रिंसेस की बॉडी के साथ कुछ गंदा काम करना चाहता होगा, इसीलिए वो यहाँ पे एक नया बहाना बना रहा है। उसकी स्टेप मदर भी उसे यही कहती है कि उसे फालतू की बकवासें नहीं करनी चाहिए, लेकिन टियान्सो भी चुप नहीं बैठता है और वो भी लड़ाई लड़ने लगता है कि वो यहाँ पे प्रिंसेस को सच में बचा सकता है। तो डॉक्टर ली उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि प्रिंसेस की बॉडी बहुत ज्यादा कीमती और सैक्रेड है, इसीलिए वो उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगा। उसी टाइम पे मोयान अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों से चिल्ला के कहती है कि चुप हो जाओ और उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग शांत हो जाते हैं। जिसके बाद मोयान टियान्सो से कहती है कि उसे नहीं पता है कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, लेकिन इसके बावजूद मोयान उसे एक मौका देगी। अगर वो प्रिंसेस को सही सलामत जिंदा कर लेता है तो फिर वो लोग उसकी शादी को एक रियल ओकेजन मानेंगे, यानी कि उनकी शादी असली हो गई। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो फिर उसको एक ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो खास कर आदमियों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जब तक वो मारा नहीं जाएगा। और वैसे भी टियान्सो के पास करो या मरो वाली सिचुएशन थी तो फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद अगला सीन उस टाइम का होता है जहाँ पे वो लोग तैयारी शुरू कर रहे थे उन सभी चीजों की जिसके लिए टियान्सो की जरूरत थी, और टियान्सो ने वहाँ पे कई अलग अलग तरह की सुइयां और साथ ही में कुछ दारू की शराब
मंगाई थी। इसके बाद मोयन वहाँ से जाते हुए कहती है कि वो प्रिंसेस को उसकी रखवाली के अंदर छोड़ के जा रही है और वो बिना किसी चिंता के अपने ट्रीटमेंट को शुरू करें। जिसके बाद टियानसु मोयन को बाहर छोड़ देता है और रोजिन की तरफ देखते हुए सोचता हूँ कि चलो अपनी किस्मत को शुरू करते हैं। इसके बाद टियानसु भाई साहब आगे बढ़ते हैं और वो सबसे पहले रोजिन की बॉडी के ऊपर से कुछ कपड़े हटाते हैं ताकि एक्यूपंक्चर मेथड का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। इसके बाद वो सुइयां उठा के एक एक करके चुभ होना शुरू करता है और अगला सीन 1 घंटे बाद का होता है। डॉक्टर ली मोयन से कहता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, वो लोग उस ठरकी बंदे को प्रिंसेस के साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्या पता वो ठीक करने की जगह पे कुछ और ही कर रहा हो। वहीं पे हम लोग चाची भतीजी को देखते हैं जो कि आपस में ही बातें कर रही थी। मुरोंगजो आगे से कहती है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, वो बस बहाना बना रहा होगा ताकि वो अपनी जिंदगी बचा सके, लेकिन वो आज पक्का यहाँ पे मारा जाएगा और महारानी उसकी जान ले लेंगी। जिसके बाद ही टियान दरवाजा खोलता है और उन लोगों से कहता है कि उसने किस्मत से उन्हें निराश नहीं किया है और उसने प्रिंसेस को दोबारा जिंदा कर दिया है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एकदम से अंदर भागने लगते हैं ताकि वो देख सकें कि प्रिंसेस सच में जिंदा हुई है या नहीं। जिसके बाद डॉक्टर ली आगे बढ़ते हैं और वो रोजिन की नसों को चेक करते हुए ये पता लगाते हैं कि वो जिंदा है या फिर मर गई है। जिसके बाद जब वो पल्स को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रोजिन जिंदा नहीं हुई है, तो सभी मंत्री गुस्से में आ जाते हैं और टियान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि उसने उन लोगों को चूना लगाया है और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसी टाइम पे टियान उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफो, सबसे पहले उसके मत्थे से सुई तो हटाओ। जिसके बाद वो भागते हुए जाता है और रोजिन के सर से सबसे पहले सुई हटाता है। सुई हटाने के बाद रोजिन को होश आ जाता है और साथ ही में मुंह से खून भी। जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं कि रोजिन तो चलो ठीक है। वहीं पे हम लोग डॉक्टर ली को देखते हैं और उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी, ये देख कि रोजिन अभी तक जिंदा है। जिसके बाद टियान उन लोगों को बताता है कि प्रिंसेस की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा खून था, सॉरी पॉइजन था, और वो पूरी तरीके से अभी तक साफ नहीं हुआ है। उसने सुई का इस्तेमाल करके उसके सोल को थोड़ा सा साइड में डाल दिया है, जिससे पॉइजन धीरे धीरे करके बॉडी से निकल रहा है और उसे 3 दिनों के अंदर होश आ जाएगा जब तक पॉइजन पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। जिसके बाद वो डॉक्टर ली की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो डॉक्टर के नाम पे धब्बा है, उसने सही से चेक भी नहीं किया कि प्रिंसेस मरी है या नहीं और उसे दफनाने के लिए चल दिया, और यहाँ तक कि तुम बीच बीच में उंगली भी कर रहे थे कि ट्रीटमेंट को नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा लगता है कि तुम उसके बचाए जाने से रोक रहे थे उसको। जिसपे डॉक्टर ली आगे से कहता है कि उसने गलत कुछ थोड़ी ना किया है, वो तो सही का साथ दे रहा था। लेकिन टियान उससे कहता है कि सही का साथ दे रहे थे या फिर दिमाग खराब कर रहे थे। खैर उसी टाइम पे मोयन उन लोगों को रोक देती है और उनसे कहती है कि प्रिंसेस सही सलामत है, यही सबसे अच्छी बात है और खुशी का पल है। जिसके बाद वो बताती है कि टियान ने पहले ही प्रिंसेस के साथ सारी रस्में पूरी कर ली हैं, तो फिर टियान की जो पहचान है रॉयल पैलेस का दामाद बनने की वो रद्द नहीं किया जाएगा और उसे उसकी पोजीशन दे दी जाएगा, और तब तक के लिए वो पैलेस के अंदर रहेगा जब तक वो पूरी तरीके से एडल्ट नहीं बन जाता है। एक बार पूरी तरीके से एडल्ट बनने के बाद वो प्रिंसेस से दोबारा शादी करेगा और उसे उसके सारे अधिकार इज्जत के साथ दे दिए जाएंगे। वहीं पे हम लोग मुरोंगजो को देखते हैं जो कि इन सभी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे यकीन था कि ये सिर्फ टियान की किस्मत है, नहीं तो वो पक्का यहीं पे मारा जाता। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग टियान के स्टेप मदर मुरोंग को देखते हैं जो कि मोयन से कहती हैं कि टियान उनके पैलेस के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर सकता है, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि वो अपने कुछ सर्वेंट को टियान के साथ भेजना चाहती हैं ताकि वो टियान को सही से देखभाल कर सके और उसे पैलेस के अंदर ज्यादा परेशानी न खड़ी करने दे। हालांकि मोयन इस रिक्वेस्ट को मना कर देती है, ये कहते हुए कि पैलेस के अंदर कई सारे सर्वेंट हैं जो कि टियान का ख्याल रख लेंगे। लेकिन मुरोंग टियान की पुरानी हरकतों यानी कि वो पहले लौंडियाबाज हुआ करता था ना, उनका इस्तेमाल करते हुए कहती है कि वो अपने कुछ सर्वेंट्स को भेजना चाहती है जो कि मिलिट्री के अंदर होंगे और वो टियान को संभाल के रखेंगे कि वो पैलेस के अंदर कोई भी लड़की न छेड़े, जिससे प्रिंसेस को दुख नहीं होगा। जिससे टियान चिढ़ते हुए कहता है कि स्टेप मदर तो सारे तरीकों का इस्तेमाल कर रही है मुझे मारने के लिए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, अपन इस समय रॉयल पैलेस का दामाद है दामाद, इसीलिए मदर इन लॉ पक्का तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगी। लेकिन मोयन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिससे टियान हैरान होकर कहता है कि साला ये सब मिले हुए हैं। खैर इसके बाद हमारे टियान को समझ में आ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो फिर वो दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, वो सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा करके अपनी ताकत को बढ़ा के ही जिंदा रह सकता है, नहीं तो उसका इस दुनिया के अंदर जी पाना नामुमकिन होने वाला है। खैर अगले सीन में हम लोग टियान को देखते हैं जो काफी ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए मोयन उससे पूछती है क्या वो ठीक है। टियान बताता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन उसे एक बात का पछतावा है कि अब वो प्रिंसेस को बचा नहीं सकेगा। जिससे मोयन हैरान होकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, जिसपे टियान आगे से बताता है कि प्रिंसेस की लाइफ अभी भी खतरे में है, लेकिन जब तक वो
एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक प्रिंसेस के जिंदा रहने की उम्मीद है। तो फिर मोयन टियान से कहती है कि वो ट्रीटमेंट को चालू क्यों नहीं रखता है, उसे क्या परेशानी है। टियान बताता है कि उसने पहला ट्रीटमेंट पहले ही कर दिया है और अगला ट्रीटमेंट अगले दिन होने वाला है, लेकिन उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है और उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, यहाँ तक कि उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची हुई है कि वो सुई तक को उठा सके। और टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि लकीली मैंने उन सभी एक्यूपंक्चर मेथड्स के क्रूशियल पार्ट्स को छोड़ दिया है जिनको सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसीलिए प्रिंसेस का जिंदा रहना मेरे जिंदा रहने पे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मोयन मोरोंग जुए से कहती है कि वो टियान को उसके कमरे तक लेके जाए और डॉक्टर ली को बुला सके ताकि वो टियान का ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि अगर टियान जिंदा रहेगा तो ही प्रिंसेस के जिंदा रहने की उम्मीद है। अगले सीन में हम लोग डॉक्टर ली को देखते हैं जो कि टियान को चेक करते हैं और बताते हैं कि टियान ने काफी ज्यादा ब्लड और की खो दिया है, यहाँ तक कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी पूरी तरीके से डैमेज है और उन्हें पक्का यकीन है कि टियान कुछ ही दिनों के अंदर मारा जाएगा। मोरोंगजुए डॉक्टर ली से पूछती है क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। इस पे डॉक्टर ली आगे से बताते हैं कि उनके पास कोई भी तरीका नहीं है और ना ही कोई ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट काम करेगा। तो फिर मोयन डॉक्टर ली से पूछती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट के बारे में क्या ख्याल है और वो कहाँ पे मिलेंगे। इस पे डॉक्टर ली आगे बताते हैं कि ग्रेट रिवेंडर ही टियान को ठीक कर सकता है, लेकिन वो पहले ही अपने सफर पे निकल चुके हैं जो 1-2 महीने बाद लौट के आएंगे, इसीलिए वो लोग उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग टियान को उसकी किस्मत के ऊपर छोड़ सकते हैं, अगर वो जिंदा बचेगा तो बचेगा, नहीं तो मारा जाएगा। या फिर हमें यहाँ पे अगर कोई स्पिरिट प्रैक्टिशनर मिल जाता जो कि उसकी सोल को फोर्स करके थोड़ी इधर उधर कर देता तो फिर ये कुछ दिनों तक और ज्यादा जिंदा रह सकता था, लेकिन एक स्पिरिट प्रैक्टिशनर का मिल पाना वो भी बहुत ज्यादा टफ है। मोयान हम लोगों को बताती है कि स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं, न कि मार्शल आर्ट आर्टिस्ट की तरह जो कि इधर उधर मिल जाते हैं, और उनको ढूंढ पाना बहुत ज्यादा टफ होता है। और मोयन ये भी सोचती है कि इतने सारे लोगों के बीच में टियान ही वो बंदा क्यों है जो कि इस मेथड का इस्तेमाल करके रोजिन को ठीक कर सकता है। और वो ये भी कहती है कि टियान अपनी ही रिवाइवल एक्यूपंक्चर टेक्निक का इस्तेमाल क्या अपने ऊपर करके ठीक नहीं हो सकता है। जिसके बाद मोयन सभी को लेके वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि दामाद जी को आराम करने दो। वहीं पे टियान अपनी आंखें खोल के देखता है कि सब लोग चले गए हैं, जिसके बाद वो सिस्टम से चिल्ला के कहता है कि जल्दी से मेरी बॉडी को स्कैन करो और बताओ कि मेरे अंदर क्या क्या खराबी है। सिस्टम टियान की बॉडी को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसे बताता है कि होस्ट की बॉडी पूरी तरीके से डैमेज्ड और कमजोर हो गई है और उसके पास जिंदा रहने के लिए 7 दिन 21 घंटे 13 मिनट और 15 सेकंड ही बचे हुए हैं। जिसपे टियान आगे से रोकते और चीखते हुए कहता है कि साला मेरे पास आधे दिन क्यों बचे हैं जिंदा रहने के लिए, क्या मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है। जिसके बाद सिस्टम टियान को बताता है कि सिस्टम ने 4 तरीकों को कलेक्ट किया है जिससे होस्ट अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, लेकिन इन 4 तरीकों को चेक करने के लिए भी टियान को अपने 5 दिनों का लाइफ स्पैन सिस्टम को देना पड़ेगा। इसके बाद उसके पास जीने के लिए 2 ही तरीके बचेंगे। इस पे टियान आगे से हंसते हुए कहता है कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं और अगर 5 दिन चले भी जाते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा 2 दिनों के अंदर मैं कोई झंडा उखाड़ लूंगा और कोई बेवकूफ ही होगा जो कि नो को चूज करेगा। लेकिन सिस्टम इस बात को सुन लेता है और वो कहता है कि होस्ट ने नो को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि नहीं को, इसीलिए 5 दिन का एक्सचेंज लाइफ स्पैन चांस वो छोड़ दिया जाता है। अब होस्ट अपनी जिंदगी संभाले और जिंदा बचता है तो अलविदा, नहीं बचता है तो भी अलविदा। तो फिर टियान सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें वॉइस एक्टिवेशन के बारे में नहीं पता है, क्या तुम समझदार नहीं हो, मैंने एस को सिलेक्ट किया था ना कि नो को। तो फिर सिस्टम यहाँ पे एक और गेम खेल देता है और टियान से कहता है कि अगर वो सिलेक्शन को दोबारा चांस पाना चाहता है तो फिर उसे 2 दिन का लाइफ स्पैन देना पड़ेगा, इसके बाद 5 दिन भी देने पड़ेंगे दोबारा चेक करने के लिए। और ले देखे टियान के पास सिर्फ 21 घंटे बचेंगे जिंदा रहने के लिए। खैर टियान को पहले से ही पता था कि डरने से क्या होगा, एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, इससे नहीं तो इससे। खैर टियान जल्दी से यस को दबाता है और अपने सिस्टम्स के मेथड्स को चेक करता है जो कि इसे जीने के लिए एक नया वरदान देंगे। हालांकि जब टियान उन्हें चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ ऑप्शन डी को ही चूज कर सकता है, बाकी उसके किसी काम के नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, अपनी किस्मत को चेंज करके और सारी दुनिया का मोह माया छोड़ के बुद्धा के रास्ते पे चलेगा और हर तरफ ज्ञान बांटेगा। बी के अंदर वो अपनी डेस्टिनी को रिवर्स कर सकता है, यानी कि शुरू से शुरुआत कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 10 बिलियन करेंसी देनी पड़ेगी, जिसके बाद वो 1-2 हजार सालों के लिए यूं ही जी सकता है। ऑप्शन सी के अंदर वो था कि वो होबो बन जाए, सभी चीजों के ऊपर गिव अप कर दे, यहाँ तक कि सिस्टम के ऊपर भी, जिसके बाद वो 100 सालों के लिए आराम से जी सकता है। ऑप्शन डी के अंदर उसे भाई किंग बनने के लिए फाइट करनी थी, हार्ड वर्क करना था, बड़े सपने देखने थे, यहाँ तक कि गॉड भी बनना था।
इसके बाद टियान ने डी ऑप्शन चूज कर लिया था तो सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास जीने के लिए 12 घंटे 2 मिनट और 38 सेकंड ही बाकी हैं। इसके बाद सिस्टम टियान को टिप देता है कि वो अपनी आंखें बंद करे और बॉडी को रिलैक्स कर ले, जिसके बाद सिस्टम उसे रिवॉर्ड देगा। और जब टियान ऐसा करता है तब सिस्टम उसको उसके फर्स्ट ड्रीम डोमेन के अंदर एंट्री दे देता है। ड्रीम डोमेन के अंदर आने के बाद सिस्टम उसकी बॉडी को स्कैन करके उसे बताता है कि उसकी बॉडी और एबिलिटी पूरी तरीके से कचड़ा है, यहाँ तक कि स्पिरिट सीडलिंग के लिए भी उसकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसीलिए सिस्टम टियान से यही उम्मीद करता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को सही से करेगा और अपनी बॉडी को ठीक बनाएगा ताकि स्पिरिट सीड उसकी बॉडी के अंदर बोया जा सके। और तुम्हें आसान शब्दों में बता दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो टियान सो चुका है और वो सपनों के अंदर ही अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएगा असली जिंदगी के अंदर सो के। इसके बाद टियान सिस्टम से पूछता है कि स्पिरिट सीडलिंग क्या है, तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि इस दुनिया के अंदर हर किसी के पास स्पिरिट सीडलिंग नहीं होता है, ये काफी ज्यादा रेयर होता है और जिनके पास होता है वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ा सकते हैं नॉर्मल लोगों के मुकाबले में। और स्पिरिट मास्टरी कई सारे लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है, जैसे कि कॉमन मैन, स्पिरिट प्रैक्टिशनर, स्पिरिट एक्सपर्ट, स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट ग्रैंड मास्टर। और इन सभी के अंदर हर एक लेवल के अंदर 9 लेवल आते हैं जिनको पार करने के बाद ही वो अगले लेवल पे जा सकता है। और अगर टियान को स्पिरिट प्रैक्टिशनर की स्टेज पे जाना है तो फिर उसे 100 स्पिरिट फोर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके बाद सिस्टम उसे 1 साल का लाइफ स्पैन रिवॉर्ड देगा। लेकिन इन सभी स्पिरिट फोर्स को इकट्ठा करने के लिए उसके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। इसलिए टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये सिस्टम तो साला बुद्धू है बुद्धू, मैं बिना कुछ करे ही ताकतवर हो सकता हूँ सिर्फ सोते हुए, मुझे बस यहाँ पे इधर उधर हिलना है और सोचना है, जिसके बाद सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। उसी टाइम पे हम लोग मुरोंगजुए को देखते हैं जो कि टियान के पास आती है और मुरोंगजुए से निकलता हुआ ऑरा जो कि टियान के लिए हानिकारक था उसको देख के सिस्टम टियान को तुरंत बता देता है कि कोई इंडिविजुअली उसके पास आया है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा टियान के लिए निकल रहा है। इसलिए टियान जितनी जल्दी हो सके ड्रीम डोमेन से बाहर निकले, नहीं तो उसके साथ जो आगे होगा सिस्टम कुछ नहीं कर सकेगा। मुरोंगजुए टियान से कहती है कि तुम तो काफी चैन की नींद ले रहे हो, क्या तुम्हें जगा दूं? उसी टाइम पे टियान को होश आ जाता है जो कि मुरोंगजुए के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या उसे समझ में नहीं आता है किसी दूसरे के कमरे के अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है। खैर जब टियान उठता है तो वो गलत जगह के सामने आ चुका था, इसलिए मुरोंगजुए उसे घूरते हुए कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वहीं पे टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने शायद से कभी भी एयरपोर्ट और रनवे के बारे में सुना ही नहीं होगा, इसे क्या पता कि वो क्या चीज होती है। खैर इसके बाद टियान अपने आप को संभालता है और मुरोंगजुए से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, उसे आराम करना है। लेकिन मुरोंगजुए वहाँ से जाने से मना कर देती है और टियान को बताती है कि मुरोंग ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो उसके साथ ही रहेगी और उसका ख्याल रखेगी जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है। टियान को समझ में आ जाता है कि ये लोमड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, इसीलिए उसे कोई और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो मुरोंगजुए से कहता है कि मुरोंगजुए उसके घर जाए और उसके जितने भी कपड़े हैं और पैसे हैं वो सभी यहाँ पे लेते आए और साथ ही में उसकी 2 सर्वेंट जिनका नाम क्यूए और डोंगयू है उनको भी साथ ले आए, क्योंकि वो दोनों उसका ख्याल रख लेंगी और मुरोंगजुए को परेशानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुरोंगजुए टियान को बताती है कि उन दोनों ने टियान का ध्यान अच्छे से नहीं रखा था और उसके मरने के बाद जो धोखा वाला मरा था मुरोंग ने उन दोनों को किसी मर्चेंट को बेच दिया था, जिससे टियान चिल्लाते हुए कहता है बेच दिया, वो भी उन दोनों प्यारे ट्विंस को। जिसके बाद टियान हमें बताता है कि ओरिजिनल मालिक की मेमोरी से उसे पता चला है कि मालिक के पास 2 मेड सर्वेंट हुआ करती थी, कीयू और डोंगयू, और दोनों ही ट्विंस एक्सट्रीमली लॉयल थी अपने मालिक के लिए और उनकी खूबसूरती की तो वल्लाह बात न करो, बड़े कमाल की थी। इसके बाद टियान के सारे सपने टूट के बिखर जाते हैं क्योंकि उसने सोचा था कि वो यहाँ पे मौज करेगा, लेकिन उसकी स्टेप मदर ने उसके सपनों के ऊपर पानी फेर दिया और उसकी बॉडी से कमाल का किलिंग इंटेंट बाहर निकलने लगता है। जिसके बाद टियान मुरोंगजुए से कहता है कि वो उन दोनों को वापस खरीद सकते हैं, जिसमें मुरोंगजुए बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, उन्हें पहले ही बेच दिया गया है और अगर वो लोग उन्हें दोबारा खरीदेंगे तो फिर बेचने का मतलब ही क्या हुआ। और वैसे भी उन दोनों मेड सर्वेंट्स की लाइफ ज्यादा ठीक नहीं थी और टियान मरने ही वाला है, तो फिर उनकी जगह पे अगर मुरोंगजुए टियान को सर्व करती है तो इसमें क्या बुराई है। टियान उससे कहता है कि फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और अगर मैं सुई को सही से नहीं पकड़ पाता हूँ तो फिर मोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके परिणाम को सह सकती हो? और वो साथ ही में कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी दबा रहा था और मुरोंगजुए से कहता है कि इसीलिए क्यों ना तुम मेरे बेड को गर्म कर दो मेरे साथ सो के। मुरोंगजुए को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए टियान से कहती है कि मुझ पर से अपना हाथ हटाओ, लेकिन टियान उसे भाई बेड के ऊपर गिरा देता है और उसे कहता है
कि तुम यहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए आई हो तो फिर तुम इस तरीके से मेरी मेड सर्वेंट हुई, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम दोनों ही इस पैलेस के अंदर बाहरी हैं। मुरोंगजुए टियान से कहती है कि ये मत सोचना कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो क्योंकि हम लोग दूसरी जगह पे हैं। मुरोंग ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें कोई भी सबक सिखा सकती हूँ। लेकिन टियान को इससे क्या फर्क पड़ता था, वो अपने एक्सरे विजन का इस्तेमाल करते हुए इस एंगल से सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था और वो मुरोंगजुए के वीक पॉइंट के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है कि क्यों ना तुम मुझे मार के ही चेक कर लो, मेरी बॉडी वैसे ही कमजोर है, अगर मेरे एक दो हाथ पैर टूट भी गए तो फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शायद से प्रिंसेस इसके बाद जिंदा नहीं बचेंगी और मोयन काफी ज्यादा नाराज होगी, इसके बाद तुम्हारा अंत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं होगा। इसे मुरोंगजुए को गुस्सा आता है और वो अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करते हुए टियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन टियान को अच्छे से पता था कि ये लोमड़ी उसके बाल तक को नहीं छू सकती है। जिसके बाद टियान मुरोंगजुए के ऊपर खींच के थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, अपनी औकात में रहो। मुरोंगजुए को अच्छे से पता था कि वो अभी टियान के साथ कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे जो मिशन दिया गया है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और वैसे भी टियान के पास जीने के लिए 7 ही दिन बचे हुए हैं और उसे ये सब कुछ बस कुछ टाइम तक ही सहना है। इतना सब सोचने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और टियान से कहती है कि अपने कमरे के अंदर ही रहना, और वो टियान के घर से उसका सामान वापस लेके आती है। और वो जाते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्या पता मेरा आपा खो जाए और उसके बाद मैं इसे मार दूं। टियान उसे कहता है बाय बाय, अगली बार आना तो मेरे साथ सो लेना, मुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अब ये 1 घंटे से पहले तो आएगी नहीं। जिसके बाद वो बेड के अंदर जाता है और तुरंत सोने लगता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। जिसके बाद टियान सोते सोते कल्टीवेशन को शुरू करता है और एक एक करते हुए स्पिरिट फोर्स को इकट्ठा करने लगता है अपने स्पिरिट कोर के अंदर। जिसके बाद मुरोंगजुए मुरोंग के पास जाती है और उसे बता देती है कि टियान के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, अगर ग्रेट रिवेंडर उसका इलाज नहीं करते हैं तो। जिसके बाद मुरोंग हमें लोगों को बताती है कि उसने टियान की शादी प्रिंसेस के साथ फिक्स क्यों थी, दोनों के मरने के बाद ही, क्योंकि उसे रॉयलिटी चाहिए थी और उनकी फैमिली भी रॉयल का दर्जा पा लेती। लेकिन टियान के दोबारा जिंदा हो जाने की वजह से कुछ गड़बड़ियां आ गई हैं, लेकिन अब वो दोबारा मरने वाला है और प्रिंसेस भी मारी जाएंगी, तो उनका प्लान अल्टीमेटली पास हो ही गया है और उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुरोंगजुए मुरोंग को ये भी बता देती है कि टियान चाहता है कि वो लोग कियो और डोंगियो को टियान के पास वापस भेज दें। इस पे मुरोंग आगे से कहती है कि उसका बिस्तर गर्म करने के लिए बंदा मरने वाला है, कबर पैर में लटक रहे हैं लेकिन अभी भी जवानी चर्रा रही है, इसलिए वो मुरोंगजुए से बस उसको इग्नोर करने के लिए कहती है। तो मुरोंगजुए बताने लगती है कि उसकी जवानी कुछ ज्यादा ही चढ़ रही है और मुरोंगजुए के ऊपर भी हावी होने लगी है। तो फिर मुरोंग उसे घूरते हुए कहती है क्या वो सच में तुम्हारे ऊपर भी खुद को जोर दे रहा है। तो मुरोंगजुए इसके लिए मना करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद मुरोंग उसे कहती है कि अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो फिर भी मुरोंगजुए को ये सहना पड़ेगा जब तक वो जिंदा है, और एक बार वो मर गया तो फिर कुछ दिनों बाद वो खुद अपने हाथों से उसका कत्ल कर देगी। उसी टाइम पे हम लोग टियान को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली 100 स्पिरिट फोर्स को अपने स्पिरिट कोर के अंदर इकट्ठा कर लिया था। जिसके बाद उसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और सिस्टम उसे 1 साल का लाइफ स्पैन दे देता है। और इसी के साथ टियान हमारा स्पिरिट प्रैक्टिशनर के रियलम के अंदर भी आ चुका था और वो जैसे जैसे अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाता जाएगा और ताकतवर होता जाएगा वैसे वैसा उसका लाइफ स्पैन और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और साथ ही में टियान ने स्पिरिट प्रैक्टिशनर के रियलम को अचीव कर लिया था तो फिर उसे कुछ एबिलिटी भी मिली थी, जैसे कि वो इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकता है और किसी को भयभीत कर सकता है। जिसके बाद टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मुरोंगजुए उसके ऊपर हमला करती है तो फिर टियान भी अब उसके ऊपर पलटवार कर सकता है और इसकी फैंटेसी कुछ अलग ही टाइप की है। फिर इसी के बाद टियान के पैर डगमगा गए थे तो फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी एबिलिटी हिप्नोसिस नहीं है, सिर्फ इल्यूजन को क्रिएट करना है, इसीलिए वो मुरोंगजुए से जो चाहे वो नहीं करवा सकता है। और इसके अलावा मुरोंगजुए बॉडी टेम्परिंग के 6th स्टेज पे है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली स्टेज है और टियान अगर उसके साथ भिड़ता है तो फिर उसे मार पाना काफी ज्यादा टफ होगा, इसीलिए वो दोबारा सो जाता है और सोचता है कि चलो कम से कम पावर ही बढ़ा लेता हूँ। लेकिन जब टियान अपने स्पिरिट कोर को फिर से कंडेंस यानी कि ताकतवर बनाने की कोशिश करता है तब वो कर नहीं पाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी बॉडी कमजोर होने की वजह से उसकी मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक हैं, इसीलिए उसे अपनी बॉडी के अंदर 720 एक्यू पॉइंट्स को ओपन करना पड़ेगा, तभी वो जाके अपने स्पिरिट कोर को कंडेंस कर सकता है। इसीलिए टियान एक्यूपंक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने एक्यू पॉइंट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसे 1 घंटे के अंदर एक एक्यू पॉइंट मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, और अगर वो इस स्पीड के साथ अपने मेरिडियंस के अंदर एक्यू पॉइंट्स को ओपन करता जाएगा तो फिर उसे 3 साल लगेंगे पूरी तरीके से
इंग्रेडिएंट्स को ओपन करने के लिए। इसीलिए उसको समझ में आ जाता है कि उसे मुरोंगजुए या फिर कहीं से मदद लेनी ही पड़ेगी अगर उसे जिंदा रहना है। उसी टाइम पे मुरोंगजुए उसके कपड़े लेके आ जाती है, लेकिन जब टियान पोटली को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि अंदर सिर्फ 3 ही कपड़े हैं, कच्चा पैंट और शर्ट और कुछ भी नहीं। और जब वो पैसों के बारे में पूछता है तब मुरोंगजुए उसे बताती है कि वो मरने ही वाला है तो कब्र में क्या पैसे अपने साथ लेके जाएगा। टियान को पता चल जाता है कि इसने कोई ना कोई तो गेम खेला है, इसीलिए टियान अपने एक्सरे विजन का इस्तेमाल करता है। तब उसे पता चल जाता है कि मुरोंगजुए ने उसका कीमती जेड पेंडेंट अपने पास छुपा लिया है। इसीलिए वो जल्दी से उसके पास से अपने पेंडेंट को ले लेता है और उसे कहता है कि चोरनी को चोरी करनी भी नहीं आती है। और वो मुरोंगजुए को धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार से ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा तो फिर तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक और कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। मुरोंगजुए हमें बताती है कि वो इस जेड पेंडेंट को टियान के सबसे बड़े भाई टियान मिंग के लिए बचा के रखना चाहती थी, लेकिन टियान ने अब उसे छीन लिया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब मुरोंगजुए ने मुरोंग को बताया था कि टियान ने पैसे भी मंगाए हैं तो मुरोंग इसके लिए मना कर देती है और मुरोंगजुए को बताती है कि टियान मिंग को $1000 से भी ज्यादा चाहिए होते हैं खुद की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और शायद से कुछ सालों के अंदर ये कीमत बढ़ भी सकती है। इसीलिए वो इस जेड पेंडेंट को अपने पास रख ले गिफ्ट के तौर पे, और जब वो वापस आएगा तब वो उसको और भी ज्यादा पैसे दे देगी। इसके बाद मुरोंगजुए इन सभी पैसों को टियान मिंग के तौर पे दे सकती है, और जब टियान मिंग अगले महीने वापस आएगा तब वो उसकी शादी उसके साथ फिक्स कर देगी। यानी कि मुरोंगजुए का टियान मिंग के साथ टाका भिड़ा हुआ है। इसके बाद टियान मुरोंगजुए से कहता है कि हद में रहना, और अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे ज्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए, क्या पता ये मुझे मारने की कोशिश ही कर दे। इसके बाद अगला सीन किंग कैपिटल के यानजिंग स्ट्रीट का होता है। अगले सीन में हम लोग टियान और मुरोंगजुए को उसी गले के अंदर देखते हैं, और टियान उसे बताता है कि उसे बिस्तर गर्म करने के लिए कुछ सप्लाईज चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे उन्हें लेने के लिए आया है। बाजार के अंदर जैसे ही लड़कियां टियान को देखती हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग लेती हैं क्योंकि टियान काफी ज्यादा फेमस है। मुरोंगजुए टियान से पूछती है क्या उसे डर नहीं लगता है कि मोयन उसका कत्ल भी कर सकती है अगर उसके बारे में पता चलता है तो। टियान आगे से बताता है कि जीने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं भाई, कम से कम मुझे अपनी आखिरी इच्छा तो एंजॉय कर लेने दो, और अगर मैं कोई सर्वेंट खरीद नहीं सकता हूँ तो कम से कम बिस्तर गर्म करने के लिए सप्लाई ही खरीद लूं। और जब टियान उस गली से जा ही रहा था तभी उसको कोई बंदा पकड़ लेता है जो कि उससे कहता है कि अच्छा हुआ भाई कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसी वजह से कम हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। टियान भी उस बंदे को पहचान लेता है। वो बंदा टियान को बताता है कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे याद रख रहे हो, क्या तुम यहाँ पे कोई जगह ढूंढने के लिए आए हो, मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ। टियान को पता था कि ये बंदा उसके सच में काम में आता है क्योंकि वो लोकेशन और जगह के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखता है। इसलिए टियान डायरेक्ट उस बंदे से पूछ लेता है क्या उसको पता है कि उसकी 2 मेट्स कीयू और डोंगयू कहाँ पे हैं और किस मर्चेंट ने उन्हें खरीदा है। वो बंदा टियान को बताता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आया है। उन दोनों सर्वेंट्स को आज ही ऑक्शन के अंदर बेचा जा रहा है जो कि मिंगयन पवेलियन के अंदर हो रहा है, और कई सारी बड़ी फैमिलीज के लड़के और साथ ही में बॉस किंग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो देरी करेगा तो फिर वो ऑक्शन को मिस कर सकता है। टियान उस बंदे को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे ऑक्शन के अंदर ले चलो। इसके बाद अगला सीन ऑक्शन का होता है और हम लोग देखते हैं कि ऑक्शन को शुरू करने से पहले ऑक्शन वाला बताता है कि आज वो इस ऑक्शन के अंदर 2 ट्विंस को बेचने वाला है जो कि चू टियान सू की सर्वेंट हुआ करती थी, और ये दोनों ही बॉडी टेम्परिंग की सेकेंड स्टेज के ऊपर हैं, और साथ ही में इनकी खूबसूरती और अदाओं की कोई भी कहने नहीं है। ये बहुत ज्यादा फेमस है अपनी खूबसूरती की वजह से। लेकिन उसी टाइम पे कुछ लोग खड़े होते हैं और ऑक्शन वाले से कहने लगते हैं कि यहाँ पे हर किसी को पता है कि टियान सू किस तरह का बंदा था, और उसने अभी तक पता नहीं इन दोनों के साथ क्या क्या किया होगा, और वो ये दोनों तो इसके साथ कई सालों तक रही होंगी। जिस पे ऑक्शन वाला आगे से कहता है कि उसे इस बारे में पता चला है कि टियान सू असल में नपुंसक था, यानी कि औजार के अंदर जान नहीं बची थी। इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि ये दोनों अभी तक वर्जिन है और पूरी तरीके से तरोताजा है, इसीलिए वो लोग बिना किसी दिक्कत के इन्हें खरीद सकते हैं। ये बात जान के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि टियान असल में नपुंसक था, और सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि हमने तो सुना था कि वो लौंडियाबाज हुआ करता था, लेकिन अब जाके पता चला कि वो बातों को हवा में ही उड़ाया करता था। उसी टाइम पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि दूर से उन लोगों की बातें सुन रहा था, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं नपुंसक कहते हुए। इसके बाद ऑक्शन वाला वहाँ पे बोली लगाना शुरू कर
करता है और शुरुआत की बोली होती है $1000, लेकिन बोली बढ़ते बढ़ते $3000 तक आ जाती है और आखिर में तो $5000 तक चली जाती है। लेकिन वहीं पे टियान की अब आंखें बाहर आने लगी थी, क्योंकि वो इतने पैसे लेके ही नहीं आया था। बेचारे के पास सिर्फ $2000 बचे हुए थे। अब वो किसी भी तरीके से अपनी 2 सर्वेंट्स को नहीं खरीद सकता था। वो बंदा टियान को आके बताता है कि बिडिंग 6000 से भी ज्यादा जा सकती है, इसीलिए उसे सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। वहीं पर मू रोंगजुए अपने मन के अंदर सोचती है, बेचारा टियान, उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर दे। अब तुम अपनी आंखों से अपनी प्यारे सर्वेंट्स को किसी और के हाथों में जाते हुए देखोगे। वहीं पे टियान काफी ज्यादा परेशानी में था और वहीं पे अमीर बाप के बच्चे धीरे धीरे करके बिडिंग को बढ़ाते चले जा रहे थे। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी अमीरों के बच्चे हैं, इसीलिए मेरी करंट सिचुएशन के दौरान मैं इनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकता हूँ। उसी टाइम पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाती है, $4500 सभी लोग पीछे मुड़ते हैं और उस लड़की की तरफ देखते हुए हमें बताते हैं कि वो कंट्री की सबसे लार्जेस्ट ब्रोथल फ्लावर शावर पवेलियन की बॉस लेडी है। ब्रोथल का मतलब जीबी रोड का इलाका। जिसके बाद हम लोग बॉस लेडी को देखते हैं जिनका नाम सैंग गोयान था। वहीं पे बॉस लेडी इन दोनों को खरीदने के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और साथ ही में हमें ये पता चलता है कि गुआन यान ब्रोथल के अंदर ही पैदा हुई थी, लेकिन वो कभी भी उल्टा सीधा काम नहीं करी और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो इन दोनों को सिखाने के मामले में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड रहेगी। और अगर ये दोनों उसे ट्रेनिंग लेती हैं, और वो ट्रेनिंग क्या रहेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये दोनों सैंग से ट्रेनिंग लेती हैं तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी टाइम पे टियान खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि जब तक वो यहाँ पे है कोई भी उसकी बिलोंगिंग्स यानी कि ट्विंस को नहीं खरीद सकेगा। ऑक्शन वाला टियान से कहता है कि उसे अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जगह पैसों पे चलती है और यहाँ पे पैसा ही बोलता है और वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वो पार्टिसिपेट करता है और पैसों का जलवा दिखाता है तो बेशक उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद टियान मुरोंगजो को पकड़ते हुए बताता है कि वो यहाँ पे उसका सहायक के रूप में यूज करने वाला है। इसमें मुरोंगजो टियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उन दोनों मेड सर्वेंट्स को उससे ज्यादा वैल्यू देने की। लेकिन टियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो दोनों उसकी बिलोंगिंग्स हैं और वो उनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा और जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो आज उसका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए मुरोंगजुए को पता होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसमें मुरोंगजुए आगे से कुछ भी नहीं कह पाती है और बस गुस्से में चिढ़ती रहती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो शायद से सह नहीं पाएगी और टियान का खून कर देगी। इसके बाद सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि टियान का दिमाग खराब हो गया है, जो कि वो एक हेवनली एंजल का इस्तेमाल कर रहा है इन दोनों मेड्स को पाने के लिए। और इसी के साथ टियान के साथ फाइट कौन करेगा और कौन उसे हरा पाएगा, लेकिन आखिर में सिर्फ पैसा बोलेगा। उसी टाइम पे सैंग टियान से कहती है कि अगर वो सच में इस ऑक्शन के अंदर आना चाहता है तो फिर उसे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि टियान उसका रेगुलर कस्टमर है और वो उसके खातिर इस ऑक्शन के ऊपर गिव अप कर सकती है। वहीं पे सैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सुना था कि टियान और प्रिंसेस की पोस्ट ह्यूमियस शादी हुई है, मरणोपांतर विवाह, और इसका मतलब है मरे हुए दो लोगों की आपस में शादी का रहना। लेकिन वो दोनों आखिर में दोबारा जिंदा हो गए। हालांकि सैंग को इसके ऊपर यकीन नहीं था, लेकिन अब उसने खुद टियान को अपनी आंखों से देख लिया है और ऊपर से टियान अब एक रॉयल फैमिली मेंबर बन चुका है, इसीलिए वो टियान को उदास करने के बारे में सोचेगी नहीं। सभी लोग टियान के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उन सभी ने टियान के बारे में अच्छे से जाना है कि वो किस तरह का आदमी है और जिस किसी ने भी उसके साथ लड़ाई लड़ने के बारे में सोचा है आखिर में उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वो सभी लोग कहते हैं कि वो तो टियान के बारे में भूल ही गए थे जब से वो मरा था, लेकिन अब ये देखने में मजा आएगा कि आगे क्या होने वाला है। वे फिर टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपने स्टेटस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है दोनों ट्विंस को रखने के लिए, लेकिन वो अपने फियर और दबदबे का इस्तेमाल कर सकता है इन लोगों को डराने के लिए जो कि ओरिजिनल बॉडी के ओनर ने फैलाया हुआ था। इसलिए अब कोई भी टियान के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोचेगा और ऑक्शन के अंदर बिडिंग नहीं करेगा। और अब टियान को बस पैसों का मामला सुलझाना था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से उन दोनों ट्विंस को अपने साथ ले जा सकता था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है जो कि कहता है कि मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। जिसके बाद वो 5500 सिल्वर डॉलर की बिडिंग लगाता है। हमें पता चलता है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर्स का बेटा है जिसका नाम ली जुआन चेंग है। टियान उसके पास आता है और उसे कहता है, यू रास्कल यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इस गधे का यूज करूंगा पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जुआन चेंग टियान से कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, आज मैं यहाँ पे जीतने वाला हूँ। टियान उसे कहता है कि बिल्कुल तुम सेकंड प्लेस को हासिल करोगे जैसा कि तुम हमेशा करते आते हो। टियान उसे उकसाने के लिए कहता है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे आते हो और मुझसे हमेशा लड़ाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन आखिर में हार जाते हो। लेकिन तुमने कभी भी अपनी हार को स्वीकारा नहीं है।
जुआनचेंग उसे कहता है कि बकवास मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया हूँ। तो फिर टियान उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग एक और शर्त लगाते हैं। रूल्स बिल्कुल सिंपल होंगे, अगर तुम जीत जाते हो तो फिर तुम्हें टाइटल मिलेगा कैपिटल के अंदर सबसे बड़ा प्ले बॉय बनने का। जुआनचेंग इसके लिए मान जाता है और कहता है कि बताओ तुम्हारी शर्त क्या होगी। लेकिन टियान सबसे पहले ऑक्शन वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि जुआनचेंग उसके साथ पहले कॉम्पीट करना चाहता है ताकि वो टाइटल को हासिल कर सके कैपिटल के अंदर सबसे बड़ा लौंडियाबाज होने का। इसलिए क्या वो लोग ऑक्शन को बाद में कर सकते हैं। ऑक्शन वाला इसके लिए मान जाता है और कहता है कि तुम तो खेल में तड़कता भड़कता मसाला डाल रहे हो बे, जाओ कर लो। जिसके बाद सभी लोग टियान को छोड़ के जुआनचेंग को चीयर करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी तरफ से उसे अच्छा सबक सिखाना और एक दो हड्डी पसली भी तोड़ देना, उससे हमें खुशी मिलेगी। जुआनचेंग आगे से कहता है कि मिस सैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए क्यों ना वो दोनों यहाँ पे पोयम लिखते हैं और ये चेक करते हैं किसकी पोयम बेहतर है और मिस सैंग डिसाइड करेंगे कौन यहाँ पे विनर हुआ। टियान इसके लिए मना करता है और कहता है कि क्या पता तुम लोग आपस में मिले हुए हो और वैसे भी पोएट्री लिखना और लिखना गाना ये सब पुरानी चीजें हो गई हैं, क्यों ना हम लोग प्ले बॉयज की तरह ये सभी करते हैं, बिल्कुल लौंडिया बाजों की तरह। जिसपे जुआनचेंग टियान से कहता है कि मुझे लौंडिया बाज बिल्कुल भी नहीं बनना है, मैं बस तुमसे एक बार जीतना चाहता हूँ। इसके बाद टियान जुआनचेंग से कहता है कि उसने कई सारे साल बिना ट्रेनिंग में लगाए हैं और उसके पास कोई भी रियल टैलेंट नहीं है, लेकिन वो कई सारे खूबसूरत लड़कियों के बीच में पला बड़ा है, इसलिए उसके पास वुमेन्स को लेके एक यूनिक टैलेंट है जो सिर्फ उसके पास है। क्या वो इसके बारे में ट्राई करना चाहेगा? जुआनचेंग आगे से कहता है यूनिक स्किल कौन सी है भाई? इसके बाद टियान चिल्लाते हुए कहता है कि उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो एक नजर के अंदर ही सारे मेजरमेंट्स बता सकता है कि कमर का साइज क्या है, चेस्ट का साइज क्या है और बट का साइज क्या है। वह पे दोनों ट्विन सर्वेंट अपने मन के अंदर सोचती हैं कि यही तो हमारे मास्टर की यूनिक टैलेंट है। इस पे जुआनचेंग आगे से हंसते हुए कहता है कि ये टैलेंट तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है और ये मेरे पास तब से है जब मैं 8 साल का था, और वो इसके लिए इन चीजों को मान जाता है। और टियान से कहता है कि उसकी बस एक ही कंडीशन है, अगर टियान जीत जाता है तो फिर जुआनचेंग के पास जितने पैसे हैं वो सभी टियान को मिल जाएंगे, और अगर जुआनचेंग जीत जाता है तो टियान जब भी उसे कहीं भी मिलेगा तब वो एक कुत्ते की तरह एक्ट करेगा और उसके पैरों में गिर के उसे मालिक मालिक कहेगा। और ऑफ कोर्स टियान इस शर्त के लिए मान जाता है। सैंग आगे से कहती है क्योंकि ये कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मजेदार हो रहा है तो फिर हम लोग अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। इसके बाद वो कुछ लड़कियों को नीचे भेज देती है ताकि वो लोग अच्छे से डिसाइड कर सकें कि कौन सी चीज कितने मेजरमेंट की होगी और किसका नाप कितना है। जिसके बाद टियान आगे बढ़ता है और सबसे पहले एक लड़की को चेक करता है और देखते ही बता देता है कि ऊपर 90, बीच में 60 और नीचे 90। जिसपे वो लड़की आगे से कहती है कि ये बिल्कुल सही है, टियान इस शर्त को जीत गया। वह पे जुआनचेंग भी बिल्कुल सही सही मेजरमेंट बताता है और इसकी भी नजर बहुत ज्यादा पक्की है और ये सच में यूनिक टाइप की स्किल है, मेरे पास भी नहीं है। और वैसे भी रियल लाइफ में कौन बता सकता है, आंखों में इंची टेप थोड़ी ना लेके घूमता हूँ। इसके बाद बची हुई 2 लड़कियों के मेजरमेंट्स के बारे में बताया जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए कहते हैं कि मेरे वाला ठीक है। लेकिन टियान जुआनचेंग को बताता है कि ग्रीन ड्रेस के अंदर जो ब्यूटीफुल लेडी है उसका अपर साइज 96 नहीं 94 है। जुआनचेंग को बेशक इसके ऊपर यकीन नहीं होता है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो ड्रामा कर रहा है। और सभी लोग भी जुआनचेंग की साइड लेते हैं और आगे से कहते हैं कि व्हाइट ड्रेस के अंदर जो ब्यूटीफुल लेडी है उसका अपर साइज ग्रीन ड्रेस वाले के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, इसलिए शायद से टियान को अपनी आंखों के अंदर दवाई डाल लेनी चाहिए क्योंकि उसे कम दिखाई दे रहा होगा। उसी टाइम पे टियान आगे बढ़ता है और ग्रीन ड्रेस वाले ब्यूटीफुल लेडी के पास जाके उसे कहता है कि जल्दी से उन पैड्स को बाहर निकालो जो 2 सेंटीमीटर के और तुमने उन्हें अपने अंदर छुपा के रखा है। और वो लड़की तुरंत इस बात को मान लेती है और शर्माते हुए पैड्स को बाहर निकाल लेती है। और टियान उन पैड्स को जुआनचेंग को दिखाते हुए कहता है कि देखा मेरी आंखों की शक्ति, दिस इज द पावर ऑफ एक्स-रे विजन। इसके बाद जुआनचेंग अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और टियान को अपने सारे पैसे दे देता है। वे भी टियान पैसों को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि धन्यवाद भगवान मुझे एक्स-रे विजन देने के लिए। जिसके बाद वो जुआनचेंग से कहता है कि तुम अपनी बातों के पक्के हो, इसीलिए नंबर 1 प्ले बॉय का टाइटल तुम्हें ही जाता है, जाओ जाके जी लो अपनी जिंदगी। इसके बाद टियान भागते हुए ऑक्शन मैन के पास जाता है और उसे कहता है कि ये लो तुम्हारे 6000। और टियान के सामने अब कोई भी बिडिंग नहीं कर रहा था, इसीलिए इस ऑक्शन को टियान ने जीत लिया है। वहीं पे जुआनचेंग को टियान के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे जीत भी गया और ऊपर से पैसे भी गवा दिए। वहीं पे मुरोंगजुए अपने मन के अंदर सोचती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कियो और डोंगयू दोनों वापस मिल गई हैं, लेकिन तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ ही दिन तो बाकी हैं। जिसके बाद ऑक्शन वाला वहाँ पे ऑक्शन को खत्म कर देता है और टियान को लीगल पेपर देते हुए कहता है कि जाओ वो दोनों अब तुम्हारे हुए, जो भी मजे करने हैं कर लो जाके। इसके बाद टियान दोनों ट्विंस को पकड़ता है और उनसे कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा मजे कर लिए। उसी टाइम पे टियान को कुछ अचानक से महसूस होता है और उसी वक्त जुआनचेंग टियान के ऊपर शॉट लेके हमला कर
कर देता है और उसे कहता है कि उसने पक्का ग्रीन ड्रेस वाली ब्यूटीफुल लेडी के साथ कोई ना कोई सेटिंग की होगी तभी वो हारा है और वो इस हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी टाइम पे दोनों ट्विंस अपना भाई हुलिया बदल लेती हैं और ब्रूसली की मां बन जाती हैं। इसके बाद वो जुआनचेंग के ऊपर लाते बरसा देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के ऊपर छुप के हमला करने की। जुआनचेंग अपने बटलर के पास जाके गिरता है और उसे कहता है कि देख क्या रहे हो, जाओ और जाके उनके ऊपर हमला करो। इसके बाद जुआनचेंग के जितने भी सर्वेंट थे वो सभी एक साथ ट्विंस के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों ट्विंस में ब्रूसली की मां थी, इसीलिए पूरी तरीके से अपने पावर्स का जलवा दिखाते हुए उन सभी गार्ड्स को अकेले ही संभाल लेती हैं। जुआनचेंग अपने लोगों को इस तरह से पिटता हुआ देख के उनसे पूछता है कि तुम सभी लोग इतने नाकारा हो कि दो छोटी बच्चियों को रोक नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम लोग मेरी रक्षा कैसे करोगे। उसी टाइम पे टियान हमें बताता है कि वो इस बारे में बताना भूल गया था, लेकिन ये दोनों लड़कियां दिखने में भले ही बिल्ली की तरह लगती हों, लेकिन ये दोनों ही पूरी तरीके से शेरनी है और उनकी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो सभी मुरोंगजुए के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई हैं, लेकिन इनकी कल्टीवेशन थोड़ी सी कम है, इसीलिए मुरोंगजुए अभी भी इन्हें धूल चटा सकती है। इसके बाद टियान जुआनचेंग से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और हार जाओगे, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे ऊपर ही उल्टा हमला कर दोगे और इसे मारने की कोशिश करोगे। वह पे जुआनचेंग टियान से कहता है कि अभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों यहाँ पे एक डुअल करने वाले हैं, इसीलिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो और मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। टियान आगे से कहता है कि वो उस डुअल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो लड़ना ही चाहता है तो फिर उसे डुअल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त के मुताबिक डुअल जीतने पे जुआनचेंग को टियान को $5000 देने पड़ेंगे। इसके लिए जुआनचेंग मान जाता है। वहीं पे कियू और डोंगयो को टियान की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं की है और उसका टैलेंट बहुत ज्यादा कम है। और वहीं पे जुआनचेंग बॉडी टेम्परिंग की 5th स्टेज पे है, इसलिए वो आसानी के साथ टियान को धूल चढ़ा सकता है, लेकिन टियान के पास उसके प्लान थे और वो यहाँ पे अपनी पावर्स को यूज करने वाला था। इसके बाद टियान जुआनचेंग से कहता है कि उसे शॉट की भी जरूरत नहीं है उसे हराने के लिए, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अभी की स्पिरिट प्रैक्टिशनर की ग्रेड की टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्राउड के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी टियान के ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को पता था कि टियान के पास कोई भी एबिलिटी या फिर टैलेंट नहीं है, इसलिए वो आसानी के साथ यहाँ पे मारा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कूल बनने के लिए शो ऑफ कर रहा है। इसके बाद जुआनचेंग अपनी शॉट को लेता है और टियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन टियान बड़ी आसानी के साथ ही जुआनचेंग के जितने हमले थे उन सभी को डॉज करने लगता है। जुआनचेंग टियान से कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक चूहे की तरह डॉज ही कर पाओगे, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर मैं तुमको जाने दूंगा। लेकिन इसका फायदा नहीं होता है। जुआनचेंग जब अगली बार टियान के ऊपर शॉट से हमला करता है तो वो टियान की बॉडी को बीच से काट देता है, लेकिन उसे इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो टियान को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगर टियान अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता तो फिर वो उसको छोड़ देता, लेकिन उसी पल उसको टियान दिखाई देता है जो कि मरा नहीं था, जो हंसते हुए जुआनचेंग की तरफ देख रहा था। जुआनचेंग इसे काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे ना ही धोखा दिया है खुद के मरने का नाटक करके, बल्कि तुमने किसी तरह के डरावने हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल करना सीख गए हो। और वो टियान से कहता है कि वो चीटिंग कर रहा है, वो कभी भी इस तरह की टेक्निक को इस डुअल के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन टियान अपने इल्यूजन का इस्तेमाल सीधा जुआनचेंग के ऊपर करता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जुआनचेंग अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और डरते और गिड़गिड़ाते हुए अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और टियान से भीख मांगने लगता है कि मुझे मारो नहीं, जिससे सभी लोग निराश हो जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआनचेंग को क्या हो गया, अभी तो ये अपनी शॉट्स को काफी तेजी से घुमा रहा था, लेकिन अचानक से ये भीगी बिल्ली क्यों बन गया, डर के मारे ये तो कांप रहा है। क्या टियान ने कोई अपने पास से ट्रम्प कार्ड का यूज किया है उसे हराने के लिए। अगले सीन में टियान जुआनचेंग को उसकी फैमिली के बटलर के हवाले कर देता है और उससे कहता है कि $5000 की पेटी मेरे मेंशन में भिजवा देना, नहीं तो मैं खुद लेने के लिए आ जाऊंगा। वो दोनों ट्विन अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहती हैं कि मास्टर तो कमाल के हैं, उन्हें तो अपनी उंगली तक हिलाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा और वो आसानी के साथ जीत गए। मुरोंगजुए से हमें पता चलता है कि टियान 1 इंच भी हिला नहीं था। वहीं पे जुआनचेंग जो शुरुआत में बाहुबली बन रहा था वो अचानक से भीगी बिल्ली बन गया और मुरोंगजुए को कुछ भी समझ में नहीं आता
है कि क्या हुआ है। अगले ही पल वहाँ पे एक सोल्जर भागते हुए आता है जो कि टियान को ढूंढते हुए आया था और वो टियान को बताता है कि उसे रॉयल पैलेस अभी के अभी चलना पड़ेगा। प्रिंसेस की सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है और उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। टियान इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो क्यू और डोंगे को पकड़ता है और उनसे कहता है कि चलो अब घर चलने का टाइम हो गया। वहीं पे सैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि वो जिस टियान को जानती थी ये वो वाला टियान नहीं है, ये पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जिसके बाद टियान जाके मोयान से मिलता है और मोयान एक नजर के अंदर ही पहचान लेती है कि टियान पूरी तरीके से ठीक हो गया है। और टियान भी इस बात को नहीं छुपाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मोयान एक नजर के अंदर ही देख के बता सकती है कि वो कितनी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है और कितनी ज्यादा बुरी। इसके बाद मोयान टियान से कहती है कि वो ट्रीटमेंट को शुरू कर सकता है, वो बाहर जा रही है। इसके बाद टियान सबसे पहले प्रिंसेस के कपड़े उतारता है सुई लगाने के लिए और हमें बताता है कि प्रिंसेस बॉडी टेम्परिंग के 6th स्टेज पे है, वो भी इतनी ज्यादा कम उम्र पे, और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है। और साथ ही में उसी टाइम पे उसे मत्थे के ऊपर पर्पल कलर की लाइटिंग दिखाई देती है जो कि प्रिंसेस के स्पिरिट फोर्स थी। और इतनी बेकार कंडीशन में होने के बावजूद इस स्पिरिट फोर्स को कंडेंस यानी कि जागरूक कर पाना काफी ज्यादा कमाल की बात थी। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिंसेस के पास कमाल का टैलेंट है और टियान को प्रिंसेस से जलन हो रही थी। इसके बाद टियान हमें बताता है कि प्रिंसेस का स्पिरिट सीड अभी उसके दिमाग के अंदर है, इसीलिए अगर वो कोई भी गड़बड़ करता है तो प्रिंसेस लाश से जिंदा लाश बन जाएगी। और ये सच में एक कमाल का जोक है। खैर इसके बावजूद टियान इस रिस्क को उठाने के लिए रेडी था क्योंकि उसका जिंदा रहना प्रिंसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके बाद वो एक्यूपंक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस से कहता है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है ये डायरेक्ट उनकी फेट के ऊपर असर डालेगा क्योंकि वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड बनने वाले हैं। इसके बाद टियान अपनी सुई को उठाता है और प्रिंसेस के मत्थे के ऊपर दे मारता है और हमें बताता है कि वो अपनी सिंगल स्टैंडर्ड स्पिरिट फोर्स का इस्तेमाल करने वाला है प्रिंसेस की सेकंड मेरिडियन को क्लीन करने के लिए। इसके बाद टियान अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस की मेरिडियन को क्लीन करने लगता है और क्लीन करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक ले जाता है। पहले स्टेप को पूरा करने के बाद वो दूसरे स्टेप के ऊपर जाता है जहाँ पे वो सबसे पहले प्रिंसेस की स्पिरिट फोर्स को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालता है। इसके बाद बॉडी से पॉइजन अपने आप ही निकल जाएगा और कुछ ही टाइम में ही प्रिंसेस को होश आ जाएगा। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ ही टाइम में रोजिन को होश आ जाता है। खैर रोजिन को जैसे ही होश आता है तो वो अपनी आंखों के सामने टियान को देखती है। वहीं पे टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने तो इसकी जान बचाई है, इसीलिए इसको मुझको भगवान समझना चाहिए। लेकिन रोजिन जैसे ही टियान को अपनी आंखों के सामने देखती है तो वो उसके पेट के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है और अजीब सा मुंह बना के उससे कहती है कि तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। और तब जाके टियान को याद आता है कि बॉडी ओनर का नाम हर जगह पे बदनाम है, इसीलिए उसे इज्जत तुम मिलने से रही। जिसके बाद रोजिन अपने बदन को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के ऊपर आधे कपड़े नहीं हैं। जिसके बाद वो टियान को मारते हुए उसे पूछती है कि उसने रोजिन के साथ क्या किया है। टियान आगे से रोते हुए कहता है कि बहन मेरी बात मान, मैं तेरा इलाज कर रहा था और कुछ भी नहीं। उसी टाइम पे वहाँ पे मोयान आती है जो कि रोजिन को सही सलामत देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लग जाती है। जिसके बाद वो रोजिन से पूछती है कि उसने खुद को मारने की कोशिश क्यों की थी। इस पे रोजिन आगे से बताती है कि उसने तो खुद को मारने की कोशिश ही नहीं की थी। सर्वेंट होंगयन उसके लिए खाने के लिए कुछ खाना लेके आई थी और उसी के अंदर खून मिला हुआ था, सॉरी पॉइजन। और उन सभी स्नैक को खाने के बाद वो टैं बोल गई। मोयान को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोजिन से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इन सभी चीजों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी और सच को बाहर निकाल के ही रहेगी। इसके बाद रोजिन अपनी मदर से पूछती है कि ये टियान यहाँ पे क्या कर रहा है और ऊपर से ये किस तरीके से मेरा इलाज कर रहा था, मेरे आधे कपड़े तो मेरे ऊपर ही नहीं है। इस पे मोयान उसे कहती है कि चिंता ना करो, ये लंबी कहानी है, दूध पीते हुए बता दूंगी। जिसके बाद मोयान रोजिन को सारी कहानी बताती है कि अभी तक यहाँ पे क्या हुआ था। सारी कहानी सुनने के बाद रोजिन अपने पास से एक बहुत बड़ा लठ निकालती है और टियान का सर फोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन मोयान उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि टियान उसका पति हो चुका है। जिसपे रोजिन आगे से रोते हुए कहती है कि उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरा इलाज किया और मुझे ऐसे वैसे देखा, उसे मारने से अच्छा तो यही होगा क्यों ना मैं खुद को ही मार लूं। खैर मोयान माहौल को गर्म होता हुआ देख के टियान को वहाँ से भेज देती है ताकि वो रोजिन को सारी चीजें समझा सके। जिसके बाद वो रोजिन को समझाती है कि टियान उसके लिए भले ही अच्छा ओपिनियन ना हो, लेकिन टियान की वजह से प्रिंसेस बियो और बाकी जितने भी प्रिंस हैं उन सभी ने शादी करने के लिए उसके ऊपर जो हक जता रहे थे वो अपना हटा लिया है और उसे ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लेकिन रोजिन इसके बावजूद आगे से कहती है कि लेकिन उसने अभी मेरी कोमल कोमल त्वचा देखी है। तो मोयान उसे कहती है कि वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर
रहा था, इसीलिए उसे देखना ही पड़ा। लेकिन इसके अलावा तुम मरने वाली थी और उसने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया है, क्या ये अच्छी चीज नहीं है? लेकिन रोजिन अभी भी टियान के साथ शादी करने से मना कर देती है और आगे से बताती है कि वो मरते दम तक टियान से नफरत करेगी। खैर मोयन अपनी बेटी की भावनाओं को समझती थी, इसीलिए वो उसे गले लगा लेती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। अगले सीन में हम लोग टियान को बाहर देखते हैं और वो बाहर से इन सभी चीजों को सुन रहा था और वो अपने मन के अंदर ओरिजिनल बॉडी की ओनर से पूछता है, क्या तुम सच में इतने ज्यादा घटिया थे कि तुम जहाँ भी जाते थे लोग तुमसे नफरत करते थे और तुम्हें भगा दिया करते थे? खैर उसी टाइम पे वहाँ पे एक और मुसीबत आती है और वहाँ पे एक मेड आके मोयन और प्रिंसेस को बताती है कि प्रिंसेस बीयू यहाँ पे आ चुका है और वो प्रिंसेस से मिलना चाहता है, यानी रोजिन के साथ। जिसके बाद मोयन पता नहीं क्या सोच के टियान को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि वो लोग बुयू को अभी यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टियान को पूरी कोशिश करनी है कि वो किसी भी कीमत पे बुयू को अंदर आने से रोक सके। टियान इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि मोयन बुयू को फायदा उठा रही है उसकी पोजीशन को उसे छीनने के लिए, ताकि दामाद जी अपनी दामाद की पोस्ट से अपना हाथ धो सके। हालांकि टियान को अच्छे से पता था कि अगर वो एक बार इस पोस्ट को खो देता है तो फिर वो कुत्ते की मौत मरेगा, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन को खो नहीं सकता है और उसे बिल्कुल सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। खैर जब वो बाहर आके देखता है तब उसे पता चलता है कि बुयू की साइड से जितने भी लोग आए थे वो सभी अंदर आने के लिए लड़ाई दंगा कर रहे थे और जितने भी रॉयल गार्ड थे वो सभी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो सभी लोग उन लोगों से कह रहे थे कि वो लोग बुयू को अंदर जाने दे और प्रिंसेस से मिलने दे। उसी टाइम पे टियान बाहर आता है और वो आग में घी ढालने का काम करता है, ये कहते हुए कि जब जंगली कुत्ते कुछ ज्यादा जोरों से चीखने और भौंकने लगते हैं तब उन्हें प्रिंसेस के पैलेस के बाहर रह के रखवाली करनी चाहिए। इससे बुयू को जो साइड हैंड था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टियान से कहता है कि वो उसका खून कर देगा। वैसे इसका नाम हु युआन लिंग है। रॉयल गार्ड्स टियान को प्रोटेक्ट करते हुए हु को बताते हैं कि ये हमारे रॉयल दामाद जी हैं, इसीलिए तुम इनसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिससे वहाँ पे जितने लोग थे वो सभी इस बात को जान के हैरान हो जाते हैं कि प्रिंसेस का होने वाला पति दुनिया का नंबर 1 कमीना लौंडिया बाज है और उन्हें प्रिंसेस की चिंता होने लगती है कि ऐसी क्या परेशानी आ गई कि प्रिंसेस को इस जैसे लौंडिया बाज के साथ सगाई करनी पड़ गई। उसी टाइम पे एक मंत्री उसे कहता है कि मुंह बंद रखो, अभी वो पोजीशन और पावर में है, अगर सर नहीं कटवाना है तो शांत रहो। इसके बाद वहाँ पे प्रिंस बीयू आता है जो कि टियान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा फेमस जनरल थे स्पिरिट फोर्स आर्मी के, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छी सी एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ या फिर तुम अपने फादर की जो रेपुटेशन है उसको बुरी तरीके से बर्बाद करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे रोक सको, इसीलिए तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। मैं किसी भी कीमत पे आज प्रिंसेस से मिल के रहूंगा। टियान भी आगे से कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, प्रिंसेस मेरी वाइफ है इसीलिए मैं उसका ख्याल रख लूंगा और तुम्हें मिलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टियान बीयू को एक नजर देखते ही पहचान जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा दम है और उसकी मसल्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद बीयू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए टियान से कहता है कि उसे एक नजर खुद के ऊपर देख लेना चाहिए कि उसकी औकात क्या है और वो किसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और क्या सच में उसके पास क्वालिफिकेशन भी है कि वो बीयू को उकसाने की कोशिश करे। बीयू के अंदर से निकलता हुआ ऑरा को देख के टियान काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इसका ऑरा मोरोंगजुए के ऑरा के मुकाबले में बहुत ज्यादा तीखा और लंबा चौड़ा था, जो कि और भी ज्यादा डरावनी एनर्जी को निकाल रहा था। जिसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि क्वीन ऑफ बीयू हो युन सुई उनके पास एक एबिलिटी थी कि वो बीस्ट को टेम कर सकती हैं और ये रूमर्स पूरी तरीके से सच हैं और ऐसा माना जाता है कि एक ऑनर्ड वुल्फ एक बाइट के अंदर 1000 से भी ज्यादा हॉर्सेस को मार सकता है और वो बड़ी आसानी के साथ एक बॉडी टेम्परिंग के एक्सपर्ट को मार गिरा सकता है। और टियान इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए अपने मन से कहता है कि भैया मैं इसे रोकूंगा कैसे, मेरे पास तो एबिलिटी ही ना है। इसके बाद वो टियान को डराते हुए कहता है कि उसके वुल्फ की स्पेशल एबिलिटी है कि उसे गंदी चीजें देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अगर एक बार वो बजर के स्टेट में चला गया तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। और वो टियान से कहता है कि अगर इसने तुम्हें काट लिया तो फिर तुम मारे ही जाओगे और मैं सारा दोस्त इसके लूज के ऊपर डाल दूंगा कि इसने अपना दिमाग खो दिया, लेकिन तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा तुम्हें पता है, वो कचड़े के अंदर फेंक दी जाएगी। इसके बाद तुम बहते हुए पता नहीं कहाँ निकल जाओगे। उसी टाइम पे मोरोंगजुए मौके पे चौका मारते हुए टियान से कहती है कि दामाद जी इसने आपकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, आप चुप कैसे हो, जल्दी से बायू के जितने भी लोग हैं उन सभी को
इनको अच्छा सबक सिखाइए और इनका मुंह तोड़ दीजिए। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे पता था कि ये कमीनी बहुत ज्यादा चालाक है और ये हर सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती है जिससे ये मुझे मरवा सके। और हाँ, मैं जो अभी तक इसका नाम बीयू बता रहा था वो असल में इसकी स्टेट का नाम है। इसका असली नाम बू हुई है। इसके बाद बू हुई वुल्फ से नीचे उतरता है और वो अंदर जाने लगता है। एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बू हुई के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो काफी ज्यादा डरावना था, इसीलिए वो सोल्जर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। खैर बू हुई आगे जा पाता कि उससे पहले ही टियान उसे रोक लेता है और वो बू हुई से कहता है कि भले ही उनकी कंट्री एक बर्बरिक कंट्री है, यानी कि उसे मैनर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके पास बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। लेकिन साइड हैंड को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है क्योंकि टियान ने बू हुई को उसके नाम से बुला लिया था और वो अपनी तलवार निकाल लेता है उसे मारने के लिए। लेकिन बू हुई उसे रोक लेता है और टियान से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मेरे पास बेसिक मैनर्स भी नहीं है। तो फिर टियान बू हुई से कहता है कि सबसे पहले वो बिना किसी गिफ्ट से उसे मिलने जा रहा है और ऊपर से उसके पास इनविटेशन भी नहीं है प्रिंसेस से मिलने का, और वो ऐसे ही जा रहा है बिना किसी गिफ्ट के। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसके पास बेसिक मैनर्स भी नहीं है। बू हुई भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो इस चीज को भूल गया था। तो टियानो से कहता है कि जाओ और जाके गिफ्ट लेके आओ तब आके मिलना प्रिंसेस से। लेकिन साइड हैंड को ये कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है, इसीलिए वो टियान से कहता है कि हमारा प्रिंस ही खुद प्रिंसेस के लिए गिफ्ट है, इसीलिए प्रिंस को कोई सी भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। जिसपे टियान आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब ये हुआ कि तुम लोगों का प्रिंस असल में किसी तरह की चीज है जिसको गिफ्ट के तौर पे किसी को भी दिया जा सकता है। जिससे सभी लोग बू हुई के ऊपर हंसने लगते हैं और बू हुई पीछे मुड़ के अपने साइड हैंड से कहता है साले आस्तीन के सांप। इसके बाद वो टियान से कहता है कि भले ही मेरे पास गिफ्ट ना हो, इनविटेशन ना हो, लेकिन इसके बावजूद मैं प्रिंसेस से मिल के रहूंगा। तो टियान उसे कहता है कि तुम भले ही मुझे मार दो लेकिन इसके बावजूद तुम प्रिंसेस का दिल कभी भी नहीं जीत पाओगे। क्या तुम्हें पता भी है कि प्रिंसेस को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इसके बाद टियान बू हुई को बताता है कि प्रिंसेस को सबसे ज्यादा पोएट्री पसंद है, यानी कि पोयम, और साइड में प्रिंसेस चीखती है, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। इसके बाद टियान बू हुई से कहता है कि अगर वो सच में एक जेंटलमैन है तो फिर वो दोनों यहाँ पे 3 पोयम्स को लिखेंगे और प्रिंसेस उसे जज करेंगी, और जिस किसी की भी प्रिंसेस पोयम को फेल कर देंगी उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों को ये ट्राई करना चाहिए। और वो बू हुई से कहता है क्या उसके अंदर हिम्मत है। उसी टाइम पे साइड में हम उन लोगों को देखते हैं तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि ये भड़वा यहाँ पे प्रिंसेस के दिल को पोएट्री से जीतने की बात कर रहा है, जबकि इसके पास ना तो कोई म्यूजिकल टैलेंट है और ना ही कुछ, यहाँ तक कि इसने अपने पूरे जीवन के अंदर एक बुक को भी नहीं पढ़ा होगा। एक सर्वेंट बताता है कि उसने तो ये सुना था कि इस भड़वे ने एक बार टर्टल को ड्रॉ करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद ये उसमें भी फेल हो गया था और बाद में इसे किताब का इस्तेमाल करना पड़ा था छापा छापी करने के लिए। ये बात सच है कि प्रिंसेस को कहानियां बहुत ज्यादा पसंद हैं, लेकिन टियान के हाथों से लिखी गई कहानी किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगी और पूरी वेस्टर्न किन की कंट्री इसे अभिशाप समझेगी। और पता नहीं बेचारी प्रिंसेस का क्या होगा, वो तो बेचारी शर्म से ही मारी जाएगी। वो हुई आगे से जोरों से हंसने लगता है और टियान से कहता है क्या तुझे सच में लगता है कि मैं सिर्फ लड़ना जानता हूँ? मैं पोएट्री को तब से पढ़ता आ रहा हूँ जब से मैं छोटा बच्चा था, इसीलिए क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ पोएट्री के अंदर कम्पीट कर सकते हो? इसके बाद वो हुए टियान से पूछता है कि बताओ टॉपिक क्या होगा। टियान आगे से कहता है कि मैंने कंपटीशन के बारे में डिसाइड किया है कि हम लोग पोएट्री के ऊपर कॉम्पीट करेंगे, इसीलिए टॉपिक ढूंढने का काम तेरा है, चल काम पे लग जा। वह पे बुहुई के लोग टियान को बताने लगते हैं कि बुहुई कमाल का स्कॉलर है और उसने कई सारी पोएम्स को पहले भी लिख चुका है और जितने भी पुराने स्कॉलर्स थे वो सभी बुहुई की टैलेंट की कदर करते हैं, इसीलिए वो कोई ऐरा गौरा नहीं होने वाला है। वो पोएट्री के मामले में अलग ही लेवल पे है। इसके बाद टियान वहाँ पे बैटल को शुरू कर देता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि आज मैं तेरे को 5000 सालों की शक्ति का एहसास दिलाऊंगा चाइनीज कल्चरल के बारे में बता के। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। कुछ चैप्टर्स के अंदर फाइट बहुत ज्यादा कम दिखाई गई है, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स के अंदर फाइट्स कमाल की होने वाली है। लेट्स वेट एंड सी।